तो आइए हम लोग ये चर्चा और कर लेते हैं कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में किस तरीके से परिवर्तन होता है। सबसे पहली बात है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को ये शक्ति देता है कि संसद नए राज्यों का निर्माण या राज्यों में क्षेत्र परिवर्तन, दो राज्यों को एक राज्य में मिला देना या एक राज्य को दो भागों में विभाजित कर देना या राज्यों का नाम परिवर्तन, ये सभी चीजें निरपेक्ष रूप से संसद को प्राप्त हैं। भारत में ये व्यवस्था अमेरिकी व्यवस्था से भिन्न है और अमेरिका में ये प्रावधान है कि राज्यों के स्वरूप, आकार, इन सब को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर यह व्यवस्था है कि अमेरिका के राज्यों का विनाश नहीं होता। अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ऐसा मैंने आपको बताया था पहले भी। तो भारत में अनुच्छेद 3 संसद को ये शक्ति देता है। ये प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया पर अगर हम जाने, राज्य निर्माण का विधान क्या है, तो सबसे पहला काम होता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर एक विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जाता है। इसके लिए आवश्यक होता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश हो। राष्ट्रपति उस विधेयक को संबद्ध प्रांत, जिसके आकार में परिवर्तन किया जाना है, उस प्रांत की राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल के समक्ष उसको निर्दिष्ट करता है और ये अवधि भी निर्धारित कर देता है कि कितने अवधि में वो राज्य विधानमंडल अपनी रिकमेंडेशन को प्रस्तुत करे। उस अवधि को राष्ट्रपति चाहे तो कुछ दिनों बाद बढ़ा भी सकता है। ये सब अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब बात आती है कि जो परामर्श के लिए राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के समक्ष भेजता है, तो क्या वो परामर्श राष्ट्रपति के ऊपर या संसद के ऊपर बाध्यकर होगा? ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या संसद राज्य के परामर्श को मानने के लिए बाध्यकर है। जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये प्रश्न उठाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल बनाम मुंबई राज्य 1960 में ये डिसीजन दिया था कि संसद राज्य की परामर्श को मानने के लिए बाध्यकर नहीं। अर्थात राज्य जो भी व्यक्त करता है उसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना संसद के लिए अनिवार्य नहीं है, उसका दोनों अपना अधिकार है। एक बात और ध्यान रखना है कि बाबूलाल के केस में यह भी कहा गया कि अगर स्थिति संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में है तो वहां के प्रशासक से परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र केंद्र के अधीन ही होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति निर्देश की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता है। एक और तीसरी रिकमेंडेशन दी बाबूलाल के केस में कि नए राज्यों का निर्माण या आकार परिवर्तन, नाम परिवर्तन केवल संसद कर सकेगी। अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4 को मिलाकर के पढ़ने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ऐसा करने का अधिकार कार्यपालिका को नहीं होगा, अर्थात ऐसा केवल संसद ही कर सकेगी। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि कोई बाध्यकर नहीं है विधानमंडल का काम। संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त करने का अधिकार नहीं है या उस संघ राज्य क्षेत्र से परामर्श करने का कोई आवश्यकता नहीं है। कार्यपालिका के द्वारा ये काम नहीं किया जाएगा। तो आपको अगर इसका उदाहरण देखें तो अभी 2014 में जब तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ तो राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश विधानमंडल से यह परामर्श मांगा था कि क्या आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का निर्माण किया जाना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश विधानमंडल ने अपनी परामर्श में कहा था कि नहीं किया जाना चाहिए।
लेकिन फिर भी संसद ने तेलंगाना का निर्माण किया और आंध्र प्रदेश से अलग एक राज्य का निर्माण कर दिया, जो बात स्पष्ट कर देता है कि संसद के लिए राज्य विधानमंडल की सिफारिश को स्वीकार करना कोई अनिवार्य नहीं होता है। अब बात आती है कि भारत में जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया अपनाई गई है वो काफ़ी सरल है। साधारण बहुमत से राज्यों का निर्माण कर दिया जाता है। यहाँ तक कि राज्य का निर्माण जो किया जाता है उसको संविधान का संशोधन भी नहीं माना जाता है, क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत यह परिवर्तन नहीं होता है। इस परिवर्तन का प्रावधान स्वयं अनुच्छेद 3 में ही किया गया है, जो कि संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ऐसा क्या कारण है कि भारत में राज्य निर्माण की प्रक्रिया को इतना सरल बनाया गया है। इसके कई कारण हैं और यहीं से मुख्य परीक्षा का सवाल भी एक बनता है। सबसे पहली बात हम देखें अगर, तो भारत में विद्यमान विविधताएं ऐसी सरलता का एक बड़ा कारण है। विविधताओं के कारण से कई बार ऐसा हो जाता है कि सीमाएं उपयुक्त नहीं होती हैं और आगे चल करके उन सीमाओं को परिवर्तित करना होता है। जैसे भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर विविधता का उदाहरण दें हम, तो कई बार प्रांतों का निर्माण ऐसे हो जाता है कि एक ही प्रांत में मैदान भी है, पठार भी है, पहाड़ भी है और सभी लोगों की रहन सहन की स्थितियां अलग अलग होती हैं, जिसका उदाहरण आपने उत्तर प्रदेश को देखा। उत्तर प्रदेश में मैदान, पठार और पहाड़ तीनों स्थिति की भौगोलिक स्थितियां हैं। ऐसी स्थिति में जब सबसे पहले मूवमेंट हुआ तो 2000 में उत्तराखंड को अलग करके पहाड़ी क्षेत्र को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। अभी भी ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मूवमेंट नहीं चल रहा है राज्यों के निर्माण का। बुंदेलखंड क्षेत्र जो कि एक पठारी क्षेत्र है, वो कुछ जिलों को मिला करके एक नए राज्य की मांग कर रहा है। तो बुंदेलखंड एक स्टेट की मांग चल रही है अभी। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से विविधताएं हैं, कई बार सामाजिक दृष्टिकोण से विविधताएं होती हैं, जिसके उदाहरण आपने नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में देखे। जनजातीय प्रधानता के आधार पर नए राज्यों का निर्माण किया गया। ऐसी स्थिति में अगर परिस्थिति या निर्माण की प्रक्रिया जटिल होती तो असंतोष और ज़्यादा बढ़ जाता और लोगों के अनुकूल विकास करना संभव नहीं हो पाता। इस कारण से विविधता को देखते हुए हमने राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया को सरल रखा। दूसरी बात आती है भारत में परिसंघ निर्माण का उद्देश्य। जैसे आप देखिए, यूनाइटेड नेशन में जब परिसंघ को बनाया गया था तो उसका उद्देश्य महज कुछ शक्तियों का स्थानांतरण और कुछ क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करना था। हमारे देश में ऐसा नहीं था। हमारा परिसंघ समझौते की उपज भी नहीं था। हमारे परिसंघ में प्रशासनिक सुविधा और लोकतांत्रिकरण ये महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। इंडियन यूनियन, जिसको हमने यूनियन शब्द के रूप में देखा है, उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि हमें प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रख करके अपने सिस्टम को आगे बढ़ाना है, साथ में लोकतांत्रिकरण की प्रवृत्ति को निरंतर व्यापक करना है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक सुविधा को विशेष कर ध्यान में रखते हुए राज्यों की सीमाओं को सुदृढ़ रखना या राज्य निर्माण की प्रक्रिया को जटिल रखना उचित नहीं होता, इसलिए हमने इसको सरल रखा। इसके बाद प्रशासनिक एकीकरण, क्योंकि भारत में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट पाए जाते थे जहां प्रशासन की व्यवस्थाएं अलग अलग हुआ करती थी। अब अगर हम सभी राज्यों को एक दूसरे से इनकॉर्पोरेट करेंगे, समय समय पर एक राज्य दूसरे राज्य के साथ मिलेगा, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन डेवलप होगा। प्रशासनिक एकीकरण भी एक कारण था जिस कारण से हमने इस प्रक्रिया को सरल रखा। सीमाओं की सुदृढ़ता एक तो हमारे देश में असंभव थी और ना ही आवश्यक थी। असंभव इसलिए हुआ करती थी क्योंकि बहुत सारी देसी रियासतों से मिलकर के भारत का निर्माण हुआ था। अगर हम उन सभी देसी रियासतों को यथावत एक्सेप्ट कर लेते और उन्हें एक प्रांत के रूप में एक्सेप्ट करते तो हमारे देश में 600 प्रांत होते लगभग, जो किसी भी रूप में उचित नहीं था।
जैसा कि अमेरिका ने अपने यहाँ पर किया था कि सभी प्रांतों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि इन सीमाओं को सुदृढ़ रखना भारत की कोई आवश्यकता नहीं थी और ना ही ऐसा करना संभव था, क्योंकि ऐसा अगर हम करते तो बहुत भारी और विशाल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हमें चाहिए होता, जो हमारी आर्थिक स्थिति और सामाजिक दृष्टिकोण से उचित नहीं होता। एक और कारण, हमने अच्छा शासन आरंभ से ही हमारा उद्देश्य रहा है। गांधी जी प्रशासन तंत्र को विकेंद्रीकृत करने पर बहुत तरजीह प्रदान करते थे। देसी रियासतों में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रशासन के मूल्य थे जो सकारात्मक थे, लेकिन बहुत सारे मूल्य नकारात्मक भी हुआ करते थे। उन नकारात्मक मूल्यों को समाप्त करने के लिए प्रांतों का एक दूसरे के साथ समावेश करना या सांस्कृतिक समन्वय को स्थापित करना अनिवार्य था। इसलिए हमने प्रांतों की निर्माण प्रक्रिया को सरल रखा। तो आप कुछ बिंदुओं में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या कारण था कि प्रांतों के निर्माण की प्रक्रिया को हमने सरल रखा। अब बात आती है कि अनुच्छेद 3 के अधीन विधान के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जहां पर प्रांतों का मिलना, प्रांतों का अलग होना या नाम परिवर्तन करना किया गया। ये प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे कुछ उदाहरणों के नाम आप ध्यान रखेंगे जिनको विभाजित किया गया और विभाजित करके 2 राज्यों में अलग किया गया। जैसे आंध्रा राज्य अधिनियम 1953 था, आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया मद्रास प्रांत से हटा करके। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा केरल, मध्य प्रदेश इनका निर्माण हुआ। मुंबई राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा पंजाब को विभाजित करके पंजाब और हरियाणा 2 प्रांतों में बांट दिया गया और एक चंडीगढ़ यूनियन टेरिटोरीज के रूप में निर्मित किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 पारित किया गया था और 5 राज्य शुरुआती दौर में बनाए गए थे। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनका निर्माण यहाँ पर किया गया। तो ये तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ। कुछ राज्यों को विलय भी किया गया है, मतलब 2 राज्यों को मिला करके एक में तब्दील किया गया, ऐसा भी उदाहरण है। जैसे हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर, नया राज्य अधिनियम 1954 पारित किया गया और बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया। इसी तरीके से अर्जित राज्य क्षेत्र विलयन अधिनियम 1960 पारित किया गया और कुछ राज्य क्षेत्रों को असम में, कुछ को पंजाब में और कुछ को पश्चिम बंगाल में, इन सब में कुछ छोटे छोटे टेरिटोरीज को हमने विलयित कर दिया। अर्जन के रूप में आप जानते ही हैं सिक्किम, जो कि संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारत ने अर्जित किया था। तो एक अर्जित राज्य क्षेत्र है जो जनता की इच्छा के आधार पर अर्जित किया गया था। अध्यर्पण का मतलब होता है दूसरों को सौंप देना। संविधान में 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया गया था और भारत से पाकिस्तान के बीच में एक करार के आधार पर कुछ भौगोलिक क्षेत्र को, जिसको आप बेरूबारी का एरिया कहते हैं, तो उसको हमने अध्यर्पित किया था उस समय पर। नाम परिवर्तन में 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। एक तो मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1968 आया और मद्रास का नाम परिवर्तित करके तमिलनाडु में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 आया और मैसूर का नाम परिवर्तित करके कर्नाटक कर दिया गया। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा, कभी कभी सन को इधर उधर कर दिया जाता है, तो किस राज्य का निर्माण हुआ, किसका विलय हुआ, किसका नाम परिवर्तित हुआ, ये सब उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्थिति हमारे यहाँ पर बन करके आती है। अब भाग 1 जिसमें हमने यूनियन के बारे में देख लिया, आर्टिकल 1 के तहत भारत राज्य क्षेत्र का पूरा स्ट्रक्चर हमने देख लिया और राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया को देख लिया। राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया को संचालित करने का दायित्व केवल संसद के पास है, ना तो कार्यपालिका के माध्यम से किया जा सकता है, ना कोई राज्य विधानमंडल इसको कर सकता है, न राष्ट्रपति किसी अध्यादेश के माध्यम से कर सकता है।
राज्य निर्माण की प्रक्रिया को सरल भी रखा गया है, साधारण बहुमत से इसको पारित कर दिया जाता है। ये सब प्रोविज़न आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 में किए गए हैं। तो ये एक पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो एक अलग क्लास हम उसके संबंध में डिज़ाइन करेंगे और यहाँ से अनिवार्यता प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके बाद एक क्लास में इसमें क्वेश्चंस की कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की क्या प्रासंगिकता है, जैसे स्मॉल स्टेट की रिलेवेंसी क्या है, क्या छोटे राज्य भारत के लिए उपयुक्त हैं या नहीं हैं, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। ओके, थैंक यू।